नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। जनादेश में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर है। एक तरफ बंगाल में चुनावी रैलियों में घुसपैठ और बंटवारे जैसे शब्दों से सियासत गरमा गई है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु की दबे राजनीति अपनी साख बचाने और सत्ता हथियाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रही है। तो किस तरह से है चुनावी समीकरण, किस तरह से राजनीति की दशा और दिशा वहां के मतदाता करेंगे तय, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आज चेन्नई में अपना चुनावी घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की जनता चुनाव को लेकर क्या सोचती है, ग्राउंड जीरो पर क्या माहौल है और किस तरह से सियासी समीकरण बन रहे हैं, बदल रहे हैं, यही हम आप बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में चरम पर पहुंचा चुनाव प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कालियागंज के बाद मालदा में किया जनसभा को संबोधित। कहा, भाजपा घुसपैठियों के साथ टीएमसी के भ्रष्टाचार के सिंडिकेट को करेगी खत्म। टीएमसी और कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। तमिलनाडु चुनाव से पहले भाजपा का संकल्प पत्र जारी। परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक फेज में होना है मतदान। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच विवाद। भाजपा ने टीएमसी पर लगाया हिंसा भड़काने का आरोप। पश्चिम बंगाल में नामांकन वापसी के बाद फाइनल लिस्ट तैयार। पहले चरण में 152 सीटों पर 1478 उम्मीदवार। 23 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान। तो अब जनादेश की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। तो विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भव्य रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसके साथ ही कांग्रेस और टीएमसी के बीच भी जुबानी जंग तेज हो गई है। बंगाल की तपती गर्मी के बीच सियासत का पारा अब आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। कालियागंज की इन सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब गवाह है कि बीजेपी ने मिशन बंगाल के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये मेगा रोड शो मानव शक्ति प्रदर्शन का एक ट्रेलर है। दार्जिलिंग में गोरखा मुद्दे के संवैधानिक समाधान का वादा करते हुए अमित शाह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी का एजेंट बताया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा, सिंडिकेट राज खत्म करने के वादे के साथ घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालने की प्रतिबद्धता दोहराई। ये हुमायूं कबीर दीदी का ही एजेंट है और दीदी आपके इशारे पर वो बाबरी मस्जिद बना रहा है। सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश से घुसपैठिए को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोर्चेबंदी तेज कर दी है। उन्होंने इसे अस्मिता की लड़ाई बताते हुए जनता से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं, बल्कि आपकी अपनी भाषा, अपनी मिट्टी और अपने सुनहरे भविष्य को बचाने का है। दो ब्लॉकेड बूथेर इस बार आप अपने लिए वोट करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपनी भाषा की रक्षा के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपनी पहचान की हिफाजत के लिए, क्योंकि मैंने कभी किसी और को भाजपा जैसी घिनौनी चाल चलते नहीं देखा। बंगाल के चुनावी रण में कांग्रेस भी पसीना बहा रही है। रायगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक तीर से दो शिकार किए। उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी कोई बिना बुलाए मेहमान नहीं है, बल्कि उसके लिए रेड कारपेट तो खुद सत्ताधारी टीएमसी बिछा रही है। बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में। बंगाल का चुनावी रण अब सिर्फ सियासत नहीं
एक हाई वोल्टेज टकराव बन चुका है। सड़क से मंच तक गरजते बयान, भीड़ की ताकत और वादों की बारिश, सब कुछ दांव पर है। अब निगाहें उस पल पर टिकी हैं जब नतीजे बताएंगे कि किसकी लहर हकीकत बनी और किसका शोर हवा में खो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज चेन्नई में अपना चुनावी घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में इस दस्तावेज का विमोचन किया। इस संकल्प पत्र में महिला सशक्तिकरण, जन कल्याण और कानून व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। संकल्प पत्र में और क्या कुछ खास है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र तमिलनाडु के समग्र विकास और जन कल्याण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताओं में प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए की एक मुश्त सहायता देने की भी घोषणा की गई है। We will be providing a monthly assistance of 2,000 rupees to all women heads of the households and a one-time sum of 10,000 rupees to every household when we come to power under the AIDMK leadership. घरेलू बजट को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने सत्ता में आने पर प्रतिवर्ष 3 निशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने का संकल्प लिया है। ये सिलेंडर पोंगल, तमिल पुथांडु और दीपावली के शुभ अवसरों पर वितरित किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए 50 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही योग्य महिलाओं को ई स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपए की सहायता देने का भी प्रस्ताव है। We'll be providing 3 LPG cylinders free of cost every year. Women-led cooperatives, the self-help groups, the MSMEs with interest-free loans up to 50 lakhs will be provided. सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भाजपा ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर त्वरित कार्रवाई हेतु 0 FIR प्रणाली और विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना का वादा किया है। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि में 3,000 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि कर इसे 9,000 रुपए वार्षिक करने का संकल्प भी लिया गया है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले जारी ये घोषणा पत्र राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सियासत के पेच और टॉलीगंज का मैदान, यहाँ की हवाओं में इस बार कुछ अलग ही हलचल है। टीएमसी इसे अपना सॉफ्ट टारगेट मानती है तो विपक्ष ने यहाँ फुल टाइम घेराबंदी कर रखी है। दक्षिण 24 परगना की इस हॉट सीट पर दांव ऊंचे हैं और दावे उससे भी ज्यादा। क्या इस बार गढ़ बचेगा या फिर जनता बदलाव का बटन दबाएगी? आइए देखते हैं टॉलीगंज का पूरा चुनावी समीकरण। आदि गंगा के किनारे बसा टोलीगंज इतिहास, संस्कृति और राजनीति का संगम है। बंगाली फिल्म उद्योग का केंद्र होने के साथ साथ ये इलाका खेल, खासकर फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है। इसी वजह से यहां से जीतने वाले तृणमूल विधायक अरूप विश्वास को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिजली विभाग के साथ साथ खेल और युवा कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन मैसी कांड ने इस उपलब्धि पर सवाल खड़े कर दिए। महंगे टिकट खरीदने के बावजूद लियोनेल मेसी को ना देख पाने की नाराजगी अब भी लोगों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी मंच से इस मुद्दे को तृणमूल सरकार के कुशासन का उदाहरण बताया। टीएमसी के नेताओं ने फुटबॉल को भी सिंडिकेट के हवाले कर दिया। ये महाजंगल राज की ही निशानी है। खेल के मैदान के साथ साथ टॉलीवुड का स्टूडियो इलाका भी विवादों में रहा है। आरोप है कि अरूप विश्वास के भाई स्वरूप विश्वास के दखल के चलते यहां अक्सर कामकाज प्रभावित होता है और असंतोष बढ़ता है। ऐसे में इस सीट पर एसआईआर का गणित भी दिलचस्प हो गया है। कोलकाता नगर निगम के वार्ड 95, 97, 98, 100 और 111 से 114 टॉलीगंज विधानसभा में शामिल हैं, जहां अनुसूचित जाति आबादी 5.14% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.29% है। मुस्लिम आबादी 23%, जबकि कुल मतदाता हैं 2,63,756। 2021 विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर 50,080 का रहा था। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में बढ़त सिर्फ
20,235 वोटों की रह गई थी। एसआईआर में 36,178 अयोग्य मतदाता हटाए गए। एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद अब स्थानीय मतदाताओं की प्रतिक्रिया भी चुनावी नतीजों पर असर डाल सकती है। बंगाल नीड्स अ चेंज, क्योंकि आई डोंट फील वेरी सेफ। मेरी बेटियां वो लोग कलकत्ता नहीं आना चाहते, दे फील दे आर वेरी अनसेफ इन कलकत्ता। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर घटने को एंटी इनकम्बेंसी का संकेत माना जा रहा है। इलाके में मैदान और जलाशयों के भरने के आरोप भी है। वहीं ट्राम डिपो की जमीन पर बहुमंजिला निर्माण भी बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। इधर का जो वोटर्स बहुत पैशनेट हो गया, तो वो लोग हमारा पास आते हैं, दीदी आप परिवर्तन कराओ। टालीगंज से टाला ममता बनर्जी छोड़ के और कोई है नहीं, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के और कोई है नहीं। टॉलीगंज की पिच पर मुकाबला अब करो या मरो की स्थिति में पहुंच गया है। टीएमसी यहां अपनी पकड़ की पावर सप्लाई लू रखना चाहती है, तो विरोधी दल बदलाव की आंधी चलाने के दावे कर रहे हैं। एक तरफ टीएमसी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्ष इस बार बदलाव का दावा कर रहे हैं। अब जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है, वो देखना होगा। कैमरा पर्सन रंगित के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव प्रचार जो है चरम पर है और जो सियासी लड़ाई है वो भी लगातार तेज होती जा रही है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु के नागरकोइल से निशांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, सबसे पहले आपके पास आते हैं। बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और संकल्प पत्र जो होता है वो केवल वायदों का पिटारा नहीं होता, किसी भी राजनीतिक दल का एक राजनीतिक संदेश भी होता है और चुनावी रणनीति का हिस्सा भी होता है। किस तरह का संदेश बीजेपी ने वहां से दिया है? देखिए, संकल्प पत्र में देखें तो बीजेपी ने तमिलनाडु के उन तमाम पहलुओं को छुआ है जिसको छुआ जाना बेहद आवश्यक है और बीजेपी दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है। इसलिए संकल्प पत्र में हम देखेंगे तो शुरुआत महिलाओं के साथ हुई। महिलाओं को जहां आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात कही गई, तो दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा को लेकर भी उसमें संकल्प पत्र में साफ तौर पर बात की गई। इसके अलावा किसानों की बात की जाए, इसके अलावा मजदूरों की बात की जाए, इसके अलावा मंदिरों की बात की जाए, क्योंकि तमिलनाडु को मंदिरों का प्रदेश कहा जाता है। तो तमाम चीज़ें संकल्प पत्र में देखने को मिली हैं। युवाओं के लिए बहुत सारी स्कीम संकल्प पत्र में दर्शाई गई हैं और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार अपने जो घोषणा है उनको जमीन पर लाई है, इसी तरीके से बीजेपी तमिलनाडु को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्पष्ट कहा है कि जो जो बातें संकल्प पत्र में लिखी हैं सरकार आने के बाद एक एक करके बीजेपी उनको लागू करेगी। और हमने देखा था लोकसभा चुनाव में भी मोदी की गारंटी की बात की गई थी, जो गारंटी लगातार जीतने के बाद सरकार की ओर से दी जा रही थी। ऐसे में संकल्प पत्र को लेकर जनता कितना विश्वास करेगी, ये सवाल है जिसके नतीजे जो हमें 4 मई को देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबसे बाद बीजेपी का ही संकल्प पत्र आया। डीएमके, एआईएडीएमके, कांग्रेस के बाद अगर बड़ी पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। हमारे साथ ऋषि कुमार भी जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, आप नॉर्थ बंगाल में हैं इस वक्त, लेकिन उससे पहले बात करना चाहेंगे जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इस समय सियासी लड़ाई की बात हो रही है, तमाम दावे प्रतिदावे हो रहे हैं और वार प्रत्यार भी हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है, आज हमने देखा कि कांग्रेस भी जब चुनाव प्रचार में उतरी और निशाना बनाया ममता बनर्जी को, तो ये किस तरह का दिखाई देता है? वो भी उस स्थिति में क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है जब ममता बनर्जी ने जो बीजेपी गैर एनडीए दल थे उनसे सहयोग की अपील की थी। किस तरह से ये जो फैक्टर है वहां पर इस चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना रहा है? देखिए रमा, जिस तरीके से सियासत है, सियासत में कहते हैं कि कोई किसी का सगा नहीं होता है और इसी बात को यहाँ पर हम पश्चिम बंगाल में, अभी तो ये शुरुआत है, आगे भी देखेंगे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चाहे वो कांग्रेस हो या फिर वामपंथी पार्टियां हों, इनकी जो भूमिका है, इन्होंने पिछले एक दशक के दौरान जिस तरीके से देखा है कि उनकी जो सियासत है वो बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गई है और ऐसे में इनको ये सुनिश्चित करना है कि वो केंद्र की सियासत के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल की सियासत है उसके साथ वो तालमेल कैसे करें। एक ज़माना था जब वामपंथ का ये गढ़ रहता था,
आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उनके पास वोट बैंक तक नहीं बचा। इसी तरीके से कांग्रेस की भी हालत है। लेकिन अब कांग्रेस जिस तरीके से बहुत सारी सीटों पर मुकाबले में आने की कोशिश में है, उससे ये लगता है कि कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि अपनी सियासत को मजबूत किए बिना आप किसी भी सियासत को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और इसी वजह से उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो तथाकथित सेकुलर वोट की जो राजनीति है, जिसमें कि वोटों का जो बंटवारा है वो थाली एक है और खाने वाले ज़्यादा हैं, जबकि होना ये चाहिए कि अपनी जो वोट बैंक है, अपने जो मतदाता हैं, अपनी राजनीति के आधार पर तय होने चाहिए, ना कि किसी एक मुद्दे के आधार पर या किसी एक विचारधारा के आधार पर। अब यहाँ पर यही हम होता हुआ देख रहे हैं। इसी वजह से अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की पुरजोर कोशिश है कि कुछ ऐसे पॉकेट्स में जहाँ पर वो पहले किसी ज़माने में गढ़ हुआ करती थी, उनमें से किन्हीं कुछ सीटों पर वो अपनी बढ़त बनाए और कुछ सीटों को निकाले। और इसी वजह से उन्हें पता है कि जब तक वो टीएमसी के साथ अपनी सियासत को अदावत में नहीं बदलेंगे, उनके साथ मुकाबले में नहीं आएंगे, तब तक वो बंगाल की राजनीति में गौण ही दिखाई देंगे। तो ये उसी का परिणाम है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी की सियासत रही है, उस सियासत से अब हर एक को समझ में भी आने लगा है कि जिस तरीके से उन्होंने हर सियासत को एक अलग मायने में बदल कर और उनको कहा जाए कि उनको एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश की है, उससे जो बाकी के लोग हैं, जिसमें सिर्फ पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ही मुकाबले में ज़्यादा दिखाई देती है। अगर ये राजनीति कांग्रेस पहले शुरू करती तो उनको और ज़्यादा लाभ होता। तो ये जो अदावत है त्रिकोणीय करने की कांग्रेस के द्वारा, ये अभी और बढ़ेगी रमा, और इसके बढ़ने के कारण भी यही है कि जब तक वो टीएमसी के साथ अपनी सियासत को तय नहीं करेंगे, तब तक वो पश्चिम बंगाल में जीत की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। ऋषि, अगर बयानों की बात देखते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जब उन्होंने लगातार वो वहाँ पर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, घुसपैठ के मुद्दे को भी वो पुरजोर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। आज उन्होंने हुमायूं कबीर को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। कुछ दिन पहले टीएमसी ने हुमायूं कबीर को लेकर ही बीजेपी पर निशाना साधा था। किस तरह से जो वहां पर ये भी एक चुनावी फैक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अर्थ क्या है, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इसमें सारा का सारा जो खेल है वो जो अल्पसंख्यक वोट हैं उनको साधने को लेकर टीएमसी की जो भी सियासत रही है, उसी का ये परिणाम है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे फिर बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, जो सियासत यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को अपने आरोपों के माध्यम से जनता के बीच में एक्सपोज कर रहे हैं, और बार बार जिस तरीके से, चाहे वो तुष्टीकरण की नीति के नाम पर हो, यहाँ तक कि नक्सलवाद जिस तरीके से पूरे देश में समाप्त होने की जो घोषणा हम जानते हैं कि गृह मंत्री सदन में कर चुके हैं, संसद में, और उसकी उन्होंने कई बार उसका जिक्र किया कि ये वही जगह थी जहां से इसकी शुरुआत हुई थी और ये समाप्त अब दूसरे रूप में होगा। यानी कि वो टीएमसी को सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो सियासत है ये उसी की वानगी है, उसी सोच की वानगी है। तो कुल मिलाकर इसमें जो हम कह सकते हैं, जिससे कि आपने हुमायूं कबीर का नाम लिया, उन सब चीज़ों में एक ही बात है कि जिस तरीके से जो वोटों का जो ध्रुवीकरण करने की बात है, तुष्टीकरण करने की बात है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम होता हुआ देखते रहे हैं, और इसी को बीजेपी चाहती है कि ऐसी सियासत यहाँ पर आगे बढ़े जिसमें डेवलपमेंट हो, और जिस तरीके से जो सबका साथ सबका विश्वास, और जो तीसरा नाम लिया जा रहा है कि जो टीएमसी सरकार का जो घोटाला है उसका हिसाब, तो कुल मिलाकर यहाँ 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको भी बीजेपी टारगेट कर रही है। रमा, निशांत, आपसे समझना चाहेंगे, अगर तमिलनाडु की सियासत की हम बात करते हैं और बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र वहाँ पर जारी किया है, और जारी करते वक्त जेपी नड्डा ने एक बेहद अहम बात कही। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र जो है वो तमिल नववर्ष के अवसर पर जारी किया जा रहा है और ये एक अच्छा कदम है। अभी तक हमने देखा है कि जो तमिलनाडु की राजनीति है वो क्षेत्रीय जो दल हैं उनसे बाहर नहीं निकल कर आई है। जो गठबंधन है वो ठीक है, लेकिन तमाम दलों की कोशिश होती है कि उनका दायरा जो है वहाँ पर लगातार बढ़े। बीजेपी जिस तरह से, अगर पिछली बार देखते हैं 4 सीटें मिली थी और 3% के करीब जो वोट शेयर था,
अब कितने कदम आगे बढ़ाती हुई देखती है, किस तरह की रणनीति वहां पर दिखाई दे रही है? क्या जो परंपरागत परिपाटी है वही वहां पर जो है दिखाई देगी? अभी तक जो प्रचार और लड़ाई दिखाई दे रही है, या कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट वहां पर दिखाई दे सकता है आगे? देखिए, जहाँ तक रही इस बार बीजेपी की बात, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से तमिलनाडु में बीजेपी को लेकर लोगों की सोच बदली है। जिस तरीके से बीजेपी को लंबे समय तक डीएमके की अगर बात करें तो उसने एक तरीके से तमिल विरोधी साबित करने की बात कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंचों से भी तमिल भाषा को लेकर जिस तरीके से बातें कही हैं, खासकर उनका कहना है सबसे पुरानी लैंग्वेज है और जब तमिल का नाम आता है गर्व की अनुभूति होती है। एक तरफ भारत सरकार के द्वारा काशी तमिल जो समागम है इसकी शुरुआत की जाती है। कुल मिलाकर तमिलनाडु की जो सियासत है और खासकर तमिल अस्मिता है उसको लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो जो एक प्रोपोगेंडा तैयार किया गया था डीएमके की तरफ से बीजेपी को लेकर, वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु के लोगों के दिल और दिमाग से दूर किया जा रहा है। और मैं रमा आपको बता दूं कि अगर घोषणा पत्र में देखें तो तमिल संस्कृति, मंदिर और पर्यटन, ये तमिलनाडु की 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिनमें कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं। थाईपूसम को राज्योत्सव घोषित करना और खासकर बड़ी घोषणाएं हैं, दीपम, जिसको लेकर हमने देखा है कि संकल्प हैं, जनता को कितनी ये लुभाते हैं, देखने वाली बात होगी। निशांत बहुत शुक्रिया, ऋषि आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए टीजी न्यूज के साथ। मेरी माँ है ना, मेरा खाना पीना, आयरन, फॉलिक एसिड सबका ध्यान रखती है। कहती है जच्चा और बच्चा दोनों खिले खिले रहने चाहिए। अरे डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए भी भेज दिए, बताओ। माँ है ना, जानती है डिलीवरी कराना इतना आसान नहीं होता। आओ मैं अपनी माँ से मिलाती हूँ। ये है मेरी माँ, भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने दिया 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व, करोड़ों बच्चों को पोषण और टीकाकरण, और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। थिक थिक है, स्मूद स्मूद है, कौन सा है ये दही? जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए, सबसे बेस्ट ये दही। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सियासी जंग और सियासी लड़ाई में बेहद महत्वपूर्ण होता है जनता का मिजाज भी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीरभूम की जनता क्या चाहती है, बीरभूम में इस बार क्या है मुद्दा, देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र की यह खास रिपोर्ट। माफिया राज चल रहा है पूरा, यहाँ चेंज होना चाहिए। बीजेपी का आना जरूरी है, बहुत चेंज होना चाहिए, अस्पताल का चेंज करना चाहिए। चेंज होने से बहुत अच्छा होगा। हॉस्पिटल का कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पेशेंट जाएगा तो वहाँ मर जाएगा। बदलाव तो हो रहा है, जहाँ जहाँ बदलाव चाह रहा है वहाँ बदलाव होगा। सब कुछ हो रहा है, डेवलप हो रहा है। काम चाहिए, मेन काम विकास चाहिए, काम चाहिए। बाहर जाना पड़ता है काम के लिए। नहीं, थोड़ा काम तो हुआ है, बहुत काम हुआ है यहाँ पर। चाहता हूँ बदलाव हो, जैसा परिवार अभी जैसा जमाना चल रहा है, थोड़ा बदलाव तो होना ही चाहिए। जैसा पहला था अभी तो ऐसे कहाँ है, थोड़ा तो चेंज होना ही चाहिए। तो टीएमसी का तो सब कुछ काम कर रहा है, पब्लिक का सर्विस दे रहा है, पब्लिक को फैसिलिटी मिल रहा है, तो इसीलिए टीएमसी को ज़्यादा से ज़्यादा 75% मान कर रखी है। एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है जो कि बहुत दिनों से है और सॉल्व नहीं हो रहा है। इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। यूथ के लिए यही अभी फर्स्ट मुद्दा है। यहाँ ठीक अच्छा चल रहा है, प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम इधर नहीं है। राइट वाइट अलग कम्युनिटी का बात ऐसा कुछ नहीं। तो जनता क्या कहती है मुद्दों के बारे में, ये आपने देखा। और अब देख लेते हैं कुछ चुनावी खबरें फटाफट अंदाज में।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कुल 2926 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण में 152 सीटों पर 1478 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर 1448 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। ताज़ा विवाद राजधानी कोलकाता के पास बरान नगर के पंचानन तला इलाके का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण दिनाजपुर के कालियागंज में रोड शो किया। इस दौरान रोड शो में भारी संख्या में समर्थकों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पश्चिम बंगाल के रायगंज से अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत की। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने भाजपा पर कई आरोप लगाए। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर से जारी है। इस बीच चुनाव प्रचार में टीवीके के एक उम्मीदवार ने कुंभकोणम में होलोग्राफिक एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पार्टी अध्यक्ष विजय की असली जैसी बड़ी और जीवंत छवि दिखाई, जिससे कई कार्यक्रमों में उनकी गैर मौजूदगी को जीवंत छवि जैसी मौजूदगी में बदल दिया गया। तो दो राज्यों में चुनावी प्रचार की भरमार है। मुद्दे भी जोर शोर से उठाए जा रहे हैं और ऐसे में जनता का मिजाज भी लगातार पॉलिटिकल पार्टियां ट्रैक कर रही हैं और अपने अपने तरीके से लुभाने की कोशिश कर रही हैं। कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल लोकतंत्र की लड़ाई में लगातार जिस तरह से जनता का रुझान सामने आ रहा है, वो अपने आप में बेहद अच्छी तस्वीर पैदा कर रहा है। इसी तस्वीर को लगातार हम दिखाते रहेंगे जनादेश में, लेकिन फिलहाल लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।